Hello and Radhe Radhe Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I warmly welcome everyone to the Sadhana Visa Academy platform. I'm good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affairs. आज के हमारे ज्ञान के महासंकल्प में क्या खास है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखते हुए चलेंगे कि आज हमारे ज्ञान के महासंकल्प में हम देखेंगे पहले इंडिया का मैप, इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड मैप है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर देखेंगे कि कर्क रेखा किस किस राज्य को होकर गुजरती है भारत के, इसके बाद देखेंगे हमारे नेशनल पार्क कि किस राज्य का कौन कौन सा नेशनल पार्क है, इसके बाद द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हें कवर करेंगे और फिर देखेंगे हम हमारी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करंट अफेयर की न्यूज। तो देखते हुए चलेंगे और जो पहले की न्यूज है उनका भी हम रिवीजन करेंगे। आइए, जैसे कि हमारा ये है प्यारा भारत। प्यारे भारत में हमारा कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पर लाई करता है, आपको हर एक स्टेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट की पोजीशन कहाँ पर है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप बताइए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो आपको एकदम से पता चल जाए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, कि मध्य प्रदेश गुजरात से और महाराष्ट्र से थोड़ा सा सटा हुआ और बीच में पड़ता है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। इसी के साथ अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से लगता हुआ, राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता हुआ आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। आपसे कोई पूछ ले कि बिहार कहाँ पर स्थित है, तो आपको फटाफट याद आए कि उत्तर प्रदेश उसके पास में पड़ता है। नीचे आप देखेंगे कि झारखंड पड़ता है। इधर आप यहाँ पे बिहार से नीचे जब आप झारखंड देखेंगे, इधर उत्तर प्रदेश देखेंगे और इधर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो आपको फटाफट से याद रहेगा। नीचे अगर आपसे कोई पूछ ले कि तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल साउथ में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा और उसी के जस्ट वेस्ट में आपको केरल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलेगा। आपसे कोई पूछे आंध्र प्रदेश कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश के अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा और ऊपर आप देखोगे तो आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही आप देखेंगे कि तेलंगाना को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का ही भाग था तेलंगाना, पहले उसे काटकर तेलंगाना बनाया गया है। आपसे कोई पूछ ले उड़ीसा कहां पड़ता है, तो आपको याद होना चाहिए कि उड़ीसा सबसे कॉर्नर में, जहां पर आप देखेंगे एक तरफ वो बंगाल की खाड़ी पड़ती है और दूसरी साइड आपको छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको राज्य पता रहेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि जो हिमाचल प्रदेश है वो किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश आपको एकदम देखने को मिलेगा कि मैंने पढ़ाया था कि लद्दाख और कश्मीर से नीचे अगर आप आएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। अब इधर कश्मीर से, इधर लद्दाख से अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको पंजाब देखने को मिलेगा और आप अगर ईस्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, इधर वेस्ट में पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश इन इनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नीचे आप आएंगे थोड़ा सा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से भी उसकी बाउंड्री थोड़ी सटी हुई है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। आपको पूछ ले कि यूटी जो हमारी न्यू दिल्ली है, जो भारत की कैपिटल है, वो कहाँ पर पड़ती है, तो आपको याद होनी चाहिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में आपको छोटा सा ये यूटी देखने को मिलेगी और ये क्या है, न्यू दिल्ली है। इधर आपको राजस्थान कोई पूछे तो गुजरात से सटा हुआ आपको राजस्थान देखने को मिलेगा और वेस्ट का ये स्टेट है, वेस्ट नॉर्थ में स्थित है। ये हुआ। कोई आपसे गोवा पूछ ले तो गोवा छोटा सा आपको ये देखने को मिलेगा और इधर आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आपको गोवा देखने को मिलेगा और ये समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्र के किनारे स्थित है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक नज़ारा है। आप देखेंगे कि गोवा लोग घूमने भी जाते हैं क्योंकि वहां पर आपको देखने को सागर मिलता है। इसी के साथ में दमन एंड दीव आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे कि दमन दीव स्थित है आपका महाराष्ट्र के पास और गुजरात के पास में आपको दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे स्टेट है कि आपसे कोई भी पूछे कि कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है तो आपको फटाफट याद हो। आपसे कोई पूछ ले कि तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से हटकर बनाया गया है, इसकी कैपिटल क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए कि इसकी कैपिटल आपको फटाफट याद रहेगी। इसी के साथ जैसे मध्य प्रदेश की पूछ ले वो आपको याद रहेगी, तो ये भी साथ साथ आप फटाफट देखते हुए चलेंगे। मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आपसे कोई पूछ ले कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल क्या है और दोनों की क्या अलग अलग है या फिर एक है, तो आपको याद होना चाहिए कि दोनों की एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। केरला का कोई पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए कि केरला की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, जो तमिलनाडु है इसकी चेन्नई है, कर्नाटका की बेंगलुरु है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने मैप पर। ये है हमारा भारत।
भारत की जितनी भी नदियां हैं कहाँ कहाँ से किस तरह से प्रवाह करती हुई गुजरती हैं। तो इस तरह आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ से आप देख रहे होंगे ऊपर आपको नजर आएगी, ये जो है ये है सिंधु नदी, जो सिंधु नदी पाकिस्तान में होते हुए निकल रही है, ये है इंडस सिंधु नदी। इधर आप देखेंगे सबसे नीचे ये सतलुज नदी देखने को मिलेगी, इधर आपको ये रावी नदी देखने को मिलेगी, इधर आपको ये ब्यास नदी देखने को मिलेगी, इधर ये झेलम नदी देखने को मिलेगी। ये नदी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं नदियों का एक और मैप लेकर आऊंगी जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको दिखाएंगे कि नॉर्थ की जो 3 नदियां हैं, नॉर्थ में 6 नदियां हैं, 6 में से 3 का पानी जो होता है भारत यूज करता है और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करता था, क्योंकि सिंधु हमारी एक संधि हुई थी, सिंधु संधि, उसी के अकॉर्डिंग ये जो पानी था उसे बांटा गया था कि 3 जो नदियों हैं उसका पानी पाकिस्तान यूज करेगा और उसके बहते हुए पानी पे ही हम थोड़ा बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बाकी हम उस पर कोई बांध या कुछ भी उस पानी को रोकने का काम नहीं कर सकते। और जो नीचे की 3 नदियां होंगी उसका पानी भारत यूज करेगा। इस तरह से ये जो सिंधु हमारा सिंधु नदी संधि समझौता हुआ था वो इसी पर बेसिस था। इनकी ये नदियां हम देखेंगे कि कौन कौन सी नदी किस तरह से है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि आपको मिलेगी सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, इधर आपको सतलुज नदी देखने को मिलेगी, व्यास नदी देखने को मिलेगी। ये नदियां हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ नदियों का प्रवाह जो है, आप देखते हैं कुछ नदियां जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और बहुत ही कम नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में गिरती हैं। मैक्सिमम जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। यहाँ पर जो ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आकर यहाँ डेल्टा बनाती हैं, इस तरह से ये नदियां हैं। इसमें आप जैसे देखेंगे कि जो ये गोदावरी हुई, ये नदी कहाँ पर आकर गिरती है? हमारी गिरती है इसमें बंगाल की खाड़ी में आकर। इधर आप देखेंगे कृष्णा नदी हुई, कावेरी नदी हुई, ये सब नदियां हैं। इसके साथ बाद नदियों का पार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ नदी जो अरब सागर में गिरती है, कुछ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन सी नदी गिरती है तो वो सब एक अलग से हम डिटेल में क्लास को में डिस्कस करेंगे। इसमें भी करेंगे क्योंकि आज मैंने मैप थोड़ा पोर्शन ज्यादा रखा हुआ है, तो इसीलिए अभी नदियों को स्किप करेंगे और आज हम नेशनल पार्क देखेंगे। एक दिन नेशनल पार्क देखेंगे, एक दिन नदियों का प्रवाह देखेंगे कि किधर किधर को जाता है, और साथ ही हम वर्ल्ड मैप को देखते हुए चलेंगे। वर्ल्ड मैप में 7 महाद्वीप जो कि मैं आपको याद कराती हूँ डेली, जिसमें आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका, फिर देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। थोड़ा आप ईस्ट में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका, ऊपर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, इधर आपको एशिया देखने को मिलेगा। एशिया में ही हमारा प्यारा भारत स्थित है। एशिया में जैसे कि हमारा प्यारा भारत हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, ये कौन है? एशिया में स्थित देश है। इधर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और इधर आपको अटलांटिक सागर देखने को मिलेगा। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप है। इसमें से हम अभी जो साउथ अमेरिका है इसके सभी कंट्रीज को देख रहे थे और नॉर्थ अमेरिका की कंट्री को देख रहे थे। आज भी हम उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट वाली उसमें हम यूरोप के देशों को देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन से देश है, और मिडिल जो अमेरिका है उसके भी देशों को हम देखते हुए चलेंगे। इसी में अभी हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना और जो चिली देश है वो साउथ में नीचे और एक दूसरे से सटे हुए हैं, और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर आपको चिली देश देखने को मिलेगा। जैसे कि अर्जेंटीना यहाँ पर स्थित है और ये बाउंड्री पर आपको चिली देश देखने को मिलेगा। इन दोनों की ही बाउंड्री पर आपको छोटे छोटे और देश देखने को मिलेंगे, जैसे कि उरुग्वे देखने को मिलेगा, प्राग्वे देखने को मिलेगा, बोलीविया देखने को मिलेगा, और थोड़ा ऊपर चलकर पेरू देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, और 3 देश और देखने को मिलेंगे जिसमें है गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना पर फ्रेंच का आधिकारिक क्षेत्र है, इसीलिए ये इसका 13 देश बनता है। और ये सबसे बड़ा ब्राजील देश बनता है। ब्राजील में आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो ब्राजील में होता है। कहां पर? इसमें ब्राजील में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ब्राजील में, यूएसए में और कनाडा में सबसे ज्यादा सोयाबीन बोई जाती है, और सबसे ज्यादा जो उपभोक्ता है, जो सबसे ज्यादा सोयाबीन को लेता है वो है चाइना। चाइना अमेरिका से सबसे ज्यादा सोयाबीन लेता था। अभी आप देख भी रहे होंगे कि कुछ डिस्कस चल रहा है, कुछ इनके समझौते हो रहे हैं। उसी के बीच में हम एक क्लास देखेंगे कि सोयाबीन की जो चर्चा है वो कहाँ कहाँ पर, कौन सा देश सोयाबीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कौन सबसे बड़ा उत्पादन है, ये भी हम देखते हुए चलेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सोयाबीन ब्राजील में काफी
भारी मात्रा में उगाया जाता है। इसी के साथ में ब्राजील किस किस देश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम देशों से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है जो कि साउथ अमेरिका के हैं। देखिए पहले सबसे पहले उरुग्वे आपको देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना से भी कर रहा है, पैराग्वे से कर रहा है, बोलीविया से कर रहा है। इधर आप पेरू से देखने को मिलेगा, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। सिर्फ इक्वाडोर को छोड़कर और चिली देश को छोड़कर, दो कंट्रीज को छोड़कर, ये सबके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जो इक्वाडोर है वो किससे करता है, वो कोलंबिया और पेरू से करता है। और जो चिली देश है वो बोलीविया और अर्जेंटीना और पेरू से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि चिली देश किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चिली देश कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, या फिर जो अर्जेंटीना है वो किस किस से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसीलिए मैं आपको सारी कंट्रीज पढ़ाते हुए चल रही हूँ। एक बार आपको ये अच्छे से याद हो जाए कि कौन सा कहां पर है, फिर उनकी इंपोर्टेंस देखते चलेंगे कि ब्राजील में कौन कौन सी घास पाई जाती है, किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अर्जेंटीना किस लिए महत्वपूर्ण है, चिली देश किस लिए इंपोर्टेंट है, ये भी सब हम देखते चलेंगे। लेकिन पहले आपको जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके सभी देश अच्छे से याद हो जाए, इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, क्योंकि पहले हमें ओरली तो ये पता रहे कि कौन सा देश कहां पर स्थित है। तो इसी तरह से ये हमने देखा साउथ अमेरिका, आपको याद हुआ होगा अर्जेंटीना, चिली, उससे ऊपर आप उससे ऊपर देखने को आपको उरुग्वे मिलेगा, उरुग्वे से ऊपर थोड़ा पैराग्वे, पैराग्वे से ऊपर थोड़ा बोलीविया और फिर देखने को मिलेगा पेरू, पेरू से ऊपर आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, इक्वाडोर से ऊपर आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा, कोलंबिया से थोड़ा ईस्ट में को चलेंगे तो आपको वेनेजुला देखने को मिलेगा, वेनेजुला से आगे आपको गुयाना देखने को मिलेगा, फिर सूरीनाम देखने को मिलेगा और सबसे ईस्ट में आपको फ्रेंच गुयाना देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे साउथ अमेरिका के सभी स्टेट। इसके बाद चलते हैं नॉर्थ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका के हम इंपोर्टेंट देश देखेंगे, जैसे कि आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा, कनाडा देखने को मिलेगा और अलास्का देखने को मिलेगा। अलास्का और जो यूनाइटेड स्टेट है ये यूएसए के ही पार्ट है, मींस अमेरिका के ये दोनों देश हैं। इधर आपको कनाडा देखने को मिलेगा और मैक्सिको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा भाग जो है वो है नंबर 1 पर कनाडा, दूसरे पर आपको यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा। इसी में आपको ग्रीनलैंड भी देखने को मिलेगा। कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है, लेकिन ग्रीनलैंड किस में आता है? साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे मैं पढ़ाते हुए चली जाती हूँ, अभी लास्ट क्लास में मैंने क्या किया, कर्क रेखा को मैं बता रही थी और जैसे जैसे मैं पढ़ाते हुए जा रही थी तो कोई स्टेट में मेंशन तो सही करती हूँ, लेकिन ओरली जब हम बोलते हैं तो वो दूसरा चीज निकल जाती है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कभी कभी हो जाता है कि हम एकदम से पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में और वो नाम बोलना सही चाहते हैं लेकिन वो दूसरा नाम निकल जाता है। तो इसके लिए कभी कभी ऐसी बाई मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। लेकिन कभी कभी बाई चांस हो जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक मैंने एक स्टेट का भी बड़ा बताऊंगी, तब वहां पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो वो आप थोड़ा देखते हुए चले कि कहां पर, क्योंकि मैंने मेंशन तो सही किया था लेकिन नाम वो गलत निकल गया मेरे मुंह से। तो अभी आप देखेंगे, अब हम ये नेशनल पार्क देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने रिवर्स इसीलिए स्किप किया क्योंकि फिर करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है जिसे कि हम कवर नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे लगता है इसे भी साथ में लेकर चलो, इसे भी पढ़ा लो, इसे भी पढ़ा लो, इसीलिए मैंने उसे स्किप किया कि उसे हम बाद में देखेंगे। पहले क्योंकि हमने नेशनल पार्क शुरू किया हुआ है और हमने लद्दाख का और जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखे थे, अभी हम उन्हीं को फिर से रिविजन करेंगे। उसके बाद 2 स्टेट और देखेंगे। पहले देखेंगे लद्दाख का कि लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको मैंने बताया था हेमिस नेशनल पार्क है, एक नेशनल पार्क है। फिर हमने देखा था जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है, तो मैंने 4 नेशनल पार्क आपको बताए थे। एक था सिटी फॉरेस्ट जो कि सलीम अली नेशनल पार्क है। इसके बाद मैंने दाचिंगम बताया था, फिर काजीनाग और किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये हमारे 4 नेशनल पार्क है। सिटी फॉरेस्ट, फिर है सेकंड हमारा कौन सा, दाचिंगम, काजीनाग और सबसे बाद में किश्तवाड़, काजीगम और दाचिगम, काजीनाग, दाचिंगम और सिटी फॉरेस्ट, ये हमारे कौन से थे, ये है हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। इधर अब आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं कि ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खिरगंगा, पिन वैली और ये कौन सा है, सिंबलबारा, ये नेशनल पार्क है। 5 नेशनल पार्क है हमारे हिमाचल प्रदेश के। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खिरगंगा, पिन वैली और सिंबलबारा, ये हमारे नेशनल पार्क हुए। एक स्टेट और ले लेते हैं, इसमें लेते हैं हम कौन सा, कि हम देख लेते हैं यहाँ पर हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 हैं, एक है कैलेश्वर और दूसरा है सुल्तानपुर, ये हमारे हरियाणा के नेशनल पार्क है। कालेसर और सुल्तानपुर ये नेशनल पार्क हुए। फिर से देखें कि लद्दाख का एक है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर का जिसमें सलीम अली नेशनल पार्क है, जिस सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फिर है दाचिंगम,
काजीनाग और सबसे बाद में है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये हमारे 4 नेशनल पार्क थे। फिर हमने हिमाचल प्रदेश का देखा कि ग्रेट हिमालय, इंदरकीरा, खीरगंगा, पिन वैली और सबसे लास्ट में हमारा सिंबलवाड़ा, ये नेशनल पार्क है। और फिर हमने हरियाणा का देखा, कैलेसर और सुल्तानपुर हमारे नेशनल पार्क हैं। इन 4 को आप देखते हुए चलेंगे। इसके बाद हम कल 2 और देखेंगे। कल हम देखेंगे उत्तराखंड का और इधर उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे ये हुए हमारे स्टेट। अच्छा, इसमें जब मैं आपको कर्क रेखा पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा हमारी होते हुए गुजरती है गुजरात से होते हुए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा और ये मिजोरम। मैंने मिजोरम को मेघालय बता दिया था, ये मैंने कल मिस्टेक कर दी थी। तो ये कौन सा है? मिजोरम। लास्ट में किससे चलता है? मिजोरम। और 8 स्टेट को कवर करता हुआ चलता है। किस किस को? राजस्थान, फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड हमारा मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है झारखंड, सिक्स्थ नंबर का वेस्ट बंगाल, 7th पर त्रिपुरा और 8 पर हमारा मिजोरम, 7th पर त्रिपुरा। ये 8 स्टेट है जिससे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस किस स्टेट से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उन्हें एक लाइन में लगाइए। तो एक लाइन में आपको कैसे लगानी है? सबसे पहले होता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से थोड़ा आप आगे चलेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ से थोड़ा आगे आपको झारखंड देखने को मिलेगा, झारखंड से जैसे ही गुजरेंगे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, और ईस्ट के 2 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, एक त्रिपुरा और दूसरा आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। कौन सा? मिजोरम देखने को मिलेगा। ये हुए कर्क रेखा। अब चलते हैं हम अपने करंट अफेयर की आज की न्यूज पर। कि करंट अफेयर की आज की न्यूज में फर्स्ट न्यूज हमारी क्या है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें आपको एक एलिफेंट देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कि असम में जो एक सिंगर थे उनका निधन हो गया, और वो कौन थे? वो थे जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग सिंगर थे जिनका भी निधन हो गया। और आपने देखा होगा बहुत ही बड़ी तादाद में उनका जब अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तो बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ में थी। शायद विश्व की इतनी बड़ी तादाद में सेकंड ऐसी वो भीड़ थी जो इनके पीछे गई हुई थी। इसीलिए इनकी एक प्रसिद्धि थी, इनका एक नाम, फेम था। तो उसी के इनके स्मरण में एक अभी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में एक हाथी ने अपनी एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उसका नाम इन्हीं के उसमें रखा गया कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है असम में, एक मादा हाथी के बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? मायाबिनी। क्या रखा गया? मायाबिनी। जुबिन गर्ग का एक सॉन्ग था मायाबिनी, उसी के इनके स्मरण में इसका नाम क्या रखा गया कि मायाबिनी उस बच्चे का नाम रखा गया है। ये नाम असम के प्रसिद्ध गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जो कि जुबिन गर्ग थे की याद में रखा गया, जिनका 19 सितंबर को निधन हो गया था। क्या? 19 सितंबर को निधन हो गया। तो क्या रखा गया है? मायाबिनी उनका नाम रखा गया है। मुख्य बात है क्या है कि जो ये बच्ची को कुआरी नाम की जो एक पुरानी मादा हाथी की दूसरी संतान है 4 अक्टूबर को हुई थी। इस असम के जो वन मंत्री, असम के वन मंत्री कौन है? तो वह चंद्रमोहन पटवारी। कौन है? चंद्रमोहन पटोवारी ने बताया कि मायाबिनी नाम को जनता के स्नेह और शुभ भावना से जोड़ा गया है। नई जिंदगी, आशा और जंगल में सौहार्द का प्रतीक माना गया है मायाबिनी को। और ये जो जुबिन थे इनका एक सॉन्ग भी था। कौन था? जुबिन गर्ग के एक प्रसिद्ध गीत है मायाबिनी, जिसके लिए इनका नाम मायाबिनी रखा गया। ये हुई। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि अभी आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक ने एक अपना भूख हड़ताल रखी थी। भूख हड़ताल किस लिए रखी थी? कि इनकी 4 मांगे थी। पहली मांग थी कि जो लद्दाख राज्य है उसमें 2 सीटें रखी जाए, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1 सीट है। और क्या है कि लद्दाख में 2 समुदाय हैं, एक रहता है मुस्लिम समुदाय और एक तरफ बुद्ध समुदाय, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं वो रहते हैं। इसलिए इनका मानना था कि वहां पर 2 सीट अलोकित की जाए, मीन्स वहां 2 सीट तो होनी ही चाहिए, एलोकेटेड की जाए। इसी के बाद इन्होंने सेकंड कहा था कि जो लद्दाख है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। थर्ड था इनका कि जो वहां के लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। और फोर्थ था इनका कि इसमें इन्होंने क्या किया कि एक तो राज्य हो गया, इसके साथ ही साथ सीट राज्य एलोकेट कर दी, 2 सीट हो गई।
इसी के साथ साथ इन्होंने एक और थी, अभी उसे मैं बताती हूँ, वो मेरे माइंड से स्किप हो गई, कि 24 सितंबर को लेह में राज्य का दर्जा, हाँ, छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। फोर्थ थी उनकी कि जो ये राज्य है इसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या क्या थी? पहली थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, सेकंड थी छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए, क्योंकि छठी अनुसूची में हमारे पहले 4 राज्य हैं, तो इसी तरह ये चाहते थे कि लद्दाख को भी उसमें शामिल किया जाए। थर्ड था इनका कि लद्दाख में 2 सीट होनी चाहिए, लोकसभा की सीटें 2 होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ फोर्थ थी कि यहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी, और इसी के चलते हुए क्या हुआ, 15 लोग वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से एक को उसमें से हॉस्पिटलाइज किया गया, और जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो वहां पर इसी के चलते हुए एक युवा जो आंदोलन था वो प्रभावित हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें बुलाया गया कि भाई आप सबको इकट्ठा होना है, और वो शांतिपूर्वक जो भूख हड़ताल चल रही थी वो कब उग्र में बदल गई, कब वहां पर तो मारपीट जो शुरू हो गई कि जो सैन्य कर्मचारी थे उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, और जो युवा आंदोलन के लिए आए हुए लोग थे उन्होंने पत्थर मारना, ईंट फेंकना, ये सब शुरू कर दिया, और उसमें क्या हुआ, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग उसमें मारे गए। इसी के चलते हुए क्या हुआ कि ये आंदोलन रोका गया, इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये सब सिलसिला जारी रहा। तो अभी क्या हो रहा है कि 24 सितंबर को लेह राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसके प्रदर्शन के दौरान जो सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें 4 नागरिकों की क्या हुई, मौत हो गई। इसके बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में भेज दिया गया। इन्हें कहा जा रहा था कि कहना था गवर्नमेंट का कि ये उस जो आंदोलन है उसे भड़का रहे हैं, इसके वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया कि भाई जो ये उग्र जो युवा हैं वो उग्र हुए हैं, वो इनके वजह से हुए हैं, और ये आंदोलन ज्यादा ना बढ़े, ये जो यहाँ पर भूख हड़ताल थी ये ज्यादा गुस्सैली ना हो जाए या फिर ज्यादा अग्रसर ना हो जाए, इसलिए इसे रोकने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वांगचुक की मांग क्या थी कि उन्होंने जेल से एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा, मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। जब तक 4 नागरिकों की मौत की स्वतंत्रता न्यायिक जांच नहीं होती, मैं जेल में ही रहना पसंद करूंगा। इन्होंने कहा ये संघर्ष चलता रहेगा लेकिन ये गैर हिंसक होगा, मीन्स वहां पर हिंसा नहीं की जाएगी। ये शुरू से ही कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी के मार्ग पर चलता हूं, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलते हुए इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा, ये इनकी मांग है। इसी के साथ इनके जो वकील हैं, यह पत्र उनके वकील मुस्तफा हाजी द्वारा साझा किया गया, जो कि जो अपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार है। किसके? लेह अपेक्स बॉडी कानूनी के सलाहकार कौन है? मुस्तफा हाजी, जिन्होंने इसे जारी किया। संगठन जो ये है, एक तो लैब जो कि लेह अपेक्स बॉडी, और सेकंड जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इन दोनों ने मिलकर ये जो चीजें हुई थी ये दोनों मिलकर कर रहे थे। जो ये संघर्ष चल रहा था, जो भूख हड़ताल चल रही थी, इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने और राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। दोनों संगठन मिलकर इसका जो इसकी शुरुआत कर रहे थे, मीन्स इसका जो मांग रख रहे थे, ये दोनों संगठन बैठकर कर रहे थे। वांगचुक के भाई जो है तसेतान डोरजे ले ने जेल में उनसे मुलाकात कर बताया कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरे क्या है, फिट है, स्वस्थ है। इसी के बाद वांगचुक का आंदोलन कब शुरू हुआ था कि 10 सितंबर को उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे थे। वो भूख हड़ताल शुरू की थी ताकि लद्दाख राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में उन्हें संरक्षण दिया जाए। लद्दाख के लोगों के अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये जो भूख हड़ताल थी इसे शुरू किया था, और शांति, एकता और संयम बनाए रखने की भी अपील की थी। इसी के साथ सेकंड न्यूज पर चलते हैं। इन्होंने जब ये आंदोलन इस तरह उग्र हो गया तो इन्होंने सबसे निवेदन भी किया कि भाई मैं ये जो भूख हड़ताल है, जो आंदोलन से शांतिपूर्वक चाहता था, लेकिन ये उग्र हो गया। कब? ये ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता था। मैं कुछ नहीं चाहता था कि वहां पर हिंसा हो, क्योंकि मैं गांधीवादी मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं, इसीलिए मुझे हिंसा नहीं चाहिए। जो भी आंदोलन होगा वो गैर हिंसक हो। लेकिन इन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि ये आंदोलन जो और ज्यादा उग्र ना हो, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कि जिससे ये भी माना जा रहा था कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को मार्ग पर मतलब गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, तो इसी तरह इन चीजों को रोक दिया जाए, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। सेकंड है हमारा कि ये जो वारशिप है हमारी
कोंकण जो एक्सरसाइज है इंडिया की वो शुरू हुई है। कोंकण जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच हुई है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो हमारी कोंकण एक्सरसाइज है वो शुरू की गई है। किसके बीच? भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच होने वाली एक्सरसाइज है कोंकण। ये जो है ये 4 दिवसीय 4 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज है। जब भी एक्सरसाइज की जाती है तो किस लिए की जाती है? जिससे कि हमारे जो भी हमारी तकनीकी हैं, हमारे जो कुशल हैं, उन्हें दूसरे लोग सीखें। उनकी जो तकनीक है, नई तकनीकें हैं जिन्हें हम नहीं जानते उनसे हम सीखें। मीन्स एक दूसरे की अलग अलग चीजों को हम सीख पाएं, इसीलिए ये जो एक्सरसाइज की जाती है। ये अभ्यास ब्रिटेन के करियर स्ट्राइक ग्रुप जो कि भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बीच हो रहा है। ब्रिटेन की ओर से इससे HMS प्राइम ऑफ वॉल्स भाग ले रहे हैं और भारत की तरफ से यहां से INS विक्रांत भाग ले रहा है, जो कि INS विक्रांत क्या है? स्वदेशी, भारत का स्वदेशी विमान है, स्वदेशी हमारा विमान वाहक पोत है। यह अभ्यास 4 दिनों तक चलेगा और समुद्री और हवाई जो हमारी क्षमताएं हैं उन्हें मजबूत करने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है? इसका हमारा जो पर्पस होता है वो होता है समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना, और वायु रक्षा जो कि पनडुब्बी रोधी युद्ध है या फिर जो संयुक्त ऑपरेशन है जैसे अभ्यासों के जरिए रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। इसी के साथ साथ जो एक्सरसाइज कोंकण है इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। कब? 2004 में हुई थी और यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी हर 2 साल में होता है। मीन्स ये 2 साल में एक्सरसाइज की जाती है। 2025 का संस्करण खास है क्योंकि इसमें पहली बार दोनों देशों के करियर स्ट्राइक ग्रुप ने हिस्सा लिया है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को मजबूत करने की एक नई पहल है। इसे बढ़ावा देगी और इसे मजबूत करेगी। अच्छा, हमारा जो यूके के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो हमारी एक कोंकण होती है, अजय वॉरियर होती है, हमारी इंद्रधनुष होती है और होती है कोंकण शक्ति। कौन कौन सी? कोंकण शक्ति, इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और कोंकण। ये हमारी 4 एक्सरसाइज किसके साथ होती है? ब्रिटेन के साथ में होती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडियाज रेड लाइन हैव टू बी रेस्पेक्टेड सेज जयशंकर प्रसाद ऑन ट्रेड डील विद USA। इन्होंने कहा है कि ये जो रेड लाइन है ये क्या है? ये आप देखेंगे कि विदेश मंत्री ने कहा है जो हमारे भारत और अमेरिका के साथ संबंध है वो काफी कुछ ठीक भी हुए हैं लेकिन कुछ बेकार भी हो गए हैं। लेकिन जितना भी भारत अपने जो समझौते करेगा वो अपने हित को देखते हुए करेगा। अगर उसका हित सही होगा तो वो करेगा, अगर उसमें हित नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा, ऐसा इन्होंने अपने बयान में कहा है। आइए देखते हैं थोड़ा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता है, ट्रेड डील होगा, उसमें भारत को रेड लाइंस यानी राष्ट्रीय हितों और सीमाओं का सम्मान किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने यह बात भी कही कि तब कही जब भारत अमेरिका के बीच ही हाल ही में शुल्क जो कि टैरिफ और व्यापार नीतियों को लेकर मतभेद बढ़े हुए। मीन्स जो अमेरिका है उसने काफी टैरिफ भारत पर लगाए हुए ही हैं। तो ये सब चीजें हुई। रेड लाइन का मीन्स क्या है कि रेड लाइन से जयशंकर प्रसाद का तात्पर्य है कि भारत अपनी राष्ट्रीय आर्थिक हितों, व्यापारिक स्वायत्तता और नीतिगत सीमाओं से समझौता नहीं करेंगे। यानी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारत बातचीत कर सकता है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर भारत बात नहीं करेगा। मीन्स वो सिर्फ भारत के हितों को देखेगा, अगर उसमें भारत का हित है तो वो समझौता करेगा, अगर नहीं है तो उस पर वो कोई भी बातचीत नहीं करेगा, किसी के दबाव में कोई भी कार्य नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि भारत अमेरिका के बीच तनाव का जो कारण है कि अमेरिका के जो अभी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अगस्त में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। टैरिफ किस किस पर बढ़ाया था? जो भारतीय वस्तुएं उस पर 50% तक का शुल्क लगाया और रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25% अतिरिक्त जो शुल्क है वो लगाया था। इसी के साथ भारत ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य भी बताया था। इसी के चलते हुए हमारे जो मतभेद हैं वो काफी खराब हुए हैं। ट्रंप ने भी काफी कोशिश की है कि उसे सही किया जाए, भारत भी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भारत का अगर हित होगा तो ही वो समझौते करेगा, अगर हित नहीं होगा तो समझौता नहीं करेगा। इसमें किसी के भी दबाव में भारत आने वाला नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में बातचीत हुई है, जिसके बाद दोनों देशों ने फिर से एक नया व्यापार समझौते पर काम शुरू किया है। लेकिन जयशंकर जी ने कह दिया है कि हमारे और अमेरिका के बीच आज कई मुद्दे हैं। बड़ी समस्या यह है कि जब तक हम व्यापारिक चर्चाओं में कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाएंगे, तब तक वे मुद्दे जो है सोल्व नहीं होंगे या फिर उनका कोई जो समाधान है वो नहीं होगा। यह बयान भारत की स्वतंत्रता और संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है। भारत को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि वह किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं झुकेगा। इसी के साथ साथ यह आत्मनिर्भर भारत, जो कि हम आत्मनिर्भर भारत की मुहिम हमने छेड़ी है उसके लिए भी काफी उसे मजबूत करता है। अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलन बनाकर भारत वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। मीन्स भारत ने दिखा दिया है कि वो किसी से भी नहीं झुकेगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली देश हो। भारत अपनी ही नियमों पर कार्य करेगा और अपने जितने भी भारत के हितों के लिए कार्य होंगे उन्हें ही करेगा। अगर हित में नहीं होगा तो भारत उस किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि जो फिलीपींस है, पायोनियर कोरल लीव जो क्रायो बैंक टू प्रोटेक्ट थ्रेटन्ड रीफ्स। मीन्स क्या है, जो ये कोरल लार्वे है ये क्या है, तो आप देखेंगे कि जो फिलीपींस ने एक कोरल ट्रेंगल बनाया था। कोरल ट्रेंगल क्षेत्र क्या है, जो कोरल ट्रेंगल क्षेत्र में दुनिया का पहला कोरल लार्वे क्या है, कोरल जो लार्वे है वो क्रियो बैंक शुरू किया है। इस क्रियो बैंक में क्या है कि क्रियो बैंक में मूंगे का जो लार्वा होता है, यानी उनके सूक्ष्म बीज जो होते हैं, उसे बहुत कम तापमान पर जमा कर मीन्स उन्हें फ्रीज कर सुरक्षित रखा जाएगा। बाद में इन्हें खराब या नष्ट होने पर जो कोरल रीफ है को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मीन्स जो हमारे ये कोरल रीफ है इसको क्या किया गया, इसके जो बीज उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। मीन्स अगर कभी जरूरत पड़ेगी या फिर ऐसा संकट आता है कि हमारे पास इसकी बहुलता नहीं है या फिर इसके बीज नहीं है, तो हम उन्हें यूज कर पाएंगे। अब ये आप पूछोगे कि जो ये कोरल रीफ है ये है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप देखोगे जैसे हमारे लिए अमेज़न जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ऐसे ही इन्हें भी समुद्र का अमेज़न कहा जाता है। अमेज़न क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं कि कोरल जो ट्रेंगल है ये समुद्र का अमेज़न है। क्या है, समुद्र का अमेज़न कहा जाता है। यह 57 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र है। जो ये क्षेत्र है ये कितना है, 57 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है। और कहां कहां स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, मलेशिया में, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलेमन और आइलैंड्स और तिमोर लिस्ते में शामिल है। यह दुनिया की 75%, दुनिया की कितनी 75% से अधिक जो कोरल प्रजातियों का वहां पर पाई जाती है। मीन्स 75% से अधिक जितनी भी कोरल प्रजातियां हैं ये यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समुद्री जो जीव होते हैं उनका भी ये भोजन होती है। लगभग 12 करोड़ लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। मीन्स 12 करोड़ लोगों की आजीविका इसी कोरल रीफ पर निर्भर है। इसी के साथ समस्या क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, समुद्री प्रदूषण देखने को मिल रहा है, अत्यधिक मछली पकड़ना या फिर महासागरों का जो अम्लीकरण है या तापमान में वृद्धि है, यही इसकी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए कि ये सब जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इससे इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है जो कोरल रीफ है इनकी जो कमी आ सकती है, इसीलिए इनके बीजों को फ्रीज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा तो वर्ष 2025 तक 90% जो कोरल है वो नष्ट हो जाएंगे। मीन्स 90% तक कोरल नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ 10% ही बचेंगे। क्रियो बैंक कैसे काम करता है, क्रियो बैंक क्या है, तो आप देखेंगे कि जो मूंगे का लार्वा है, कोरल जो लार्वा को 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। तापमान पर इसे तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाएगा। मींस इसे 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है और इसे नाइट्रोजन जो है तरल नाइट्रोजन उस पर फ्रीज किया जाएगा। इसमें जो मूंगे के जनिक, जो मूंगे के बीज हैं, जनिक हैं, गुणों और विविधता को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। जब किसी भी क्षेत्र में कोरल रीफ जो है कोरल रीफ नष्ट हो जाए तो उसे फ्रोजन लार्वा को दोबारा जीवित करके वहां लगाया जा सकेगा। मींस जो हमने फ्रीज किए हैं उनके बीजों को, उन्हें क्या किया जाएगा, फिर से
जीवित किया जाएगा, उन्हें बोया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है कि भविष्य के लिए जो जेनेटिक इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करना, मूंगे की लुप्तप्राय जो प्रजातियां हैं उनको बचाना और खराब हुए जो कोरल रीफ हैं को पुनर्जीवित करना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखना, ये इसका जो है उद्देश्य है, इसका पर्पस है। ये परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है? तो मूंगे समुद्र के लंग्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन को कहा जाता है, पृथ्वी के जो लंग्स है उसे अमेजन जो फॉरेस्ट है उन्हें कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है अमेजन कवर करता है। इसी तरह से समुद्र के लंग्स किसे कहा जाता है? वो मूंगे को कहा जाता है। जो लार्वा है, कोरल रीफ है, उन्हें कहा जाता है। ये 25% समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं। इसी के साथ ही जलवायु नियंत्रण में मदद करती हैं और जो तटीय इलाकों को तूफानों से भी बचाती हैं। जो कोरल क्रियो बैंक से दुनिया को एक सुरक्षित बीज भंडार जो सीड बैंक फॉर ओशियंस है को मिलेगा। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्री जैव विविधता, मैरिन बायोडाइवर्सिटी को बचाने का भी अभिन्न कार्य करेगी। इसी के साथ फिलीपींस का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में जो कोरल ट्रायंगल के सभी देशों में ऐसे क्रियो बैंक स्थापित किए जाए। ये प्रोजेक्ट वैश्विक सहयोग पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि ये कोरल ट्रायंगल क्या है, तो आइए कोरल ट्रायंगल को देखते हैं। कोरल ट्रायंगल ये है कोरल ट्रायंगल। इसमें कौन कौन से देश आप देख रहे होंगे कि सब देश यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देखने को मिल रहा होगा मलेशिया, इधर आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा, इधर आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, इधर आपको पापुआ न्यू गिनी देखने को मिलेगा, और इधर आपको देखने को मिलेगा सोलेमन जो कि आइलैंड है, ये देखने को आपको मिल रहे होंगे। और ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। यही क्या है? कोरल रीफ का जो क्रियो बैंक है उसका एक ट्रायंगल है, जिसके लिए इस बीज का संरक्षण करने को कहा गया है। इधर आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा, मलेशिया, इधर आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, इधर आपको तिमोर लिस्ते देखने को मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी देखने को मिलेगा, इधर आपको सोलोमन आइलैंड देखने को मिलेगा। ये है एक क्रियो बैंक ट्रायंगल। आपको ये सब देखने को मिल रहा होगा। ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि आपको एक आइडिया भी रहे कि कौन कौन सा देश कहां पर स्थित है और ये जो ट्रायंगल है किस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल बन रहा है इन देशों का। चलिए जी, ये हुई हमारी आज की जो हमारी द हिंदू की न्यूज थी। अब चलते हैं हम करंट अफेयर पर, जो कि हमारा रिवीजन होगा। लास्ट हमारी न्यूज रही है उनका हम एक बार फटाफट से अपना रिवीजन करते हुए चलेंगे। हाल ही में जारी 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 128वां स्थान। कौन सा? 128वां स्थान मिला है भारत को। किसमें? वो मिला है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का 128वां स्थान है। इसमें काफी अच्छी हमारी रैंक नहीं है, बस मिडिल में मान लो, या फिर ये मान लो कि हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता, बाजार की खुली स्थिति या फिर व्यापार, निवेश की स्वतंत्रता, वित्तीय स्वास्थ्य, कानून स्वास्थ्य और सरकारी हस्तक्षेप आदि पर आधारित होती है। इसी के साथ 2025 की रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह दर्शाता है कि भारत की आर्थिक जो स्वतंत्रता अभी भी मध्यम स्तर पर है और इसे सुधारने की काफी जरूरत है। इसी के साथ भारत और भूटान के बीच पहला सीमा रेल संपर्क किस भारतीय राज्य से जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है असम से। किससे? असम से जोड़ा गया है। किससे? असम से। असम राज्य से जोड़ा गया है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत भूटान का पहला सीमा पार रेल संपर्क जो है वो असम राज्य से जोड़ा गया। यह परियोजना असम के कोकराझार से और भूटान के गैलफू से बनाया गया एक रेल मार्ग है, जो कि किसके बीच है? भारत और भूटान के बीच किया गया। भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित रेल संपर्क भारत के किस स्थान से भूटान के किस स्थान तक बनाया गया है? तो मैंने आपको बताया असम के कोकराझार से भूटान के गैलेफू तक ये रेल मार्ग बनाया गया है।
कोकराझार से गोल्फू के लिए। यह परियोजना असम के भारत के कोकराझार और भूटान के गैलेफू को जोड़ेगी। गैलेफू भूटान का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और रणनीतिक केंद्र है, जहां रेल कनेक्टिविटी मिलाने से व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही में वृद्धि होगी। मीन्स बहुत ही आसानी होगी कि ट्रेन से आने जाने का रास्ता वहां पर हो पाएगा। भारत भूटान के पहले सीमा पार रेल संपर्क परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है व्यापार को बढ़ाना, पर्यटन को और संपर्क को मजबूत करना, इसका उद्देश्य है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, भारत और भूटान का यह पहला सीमा पार रेल समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 2025 में। कब हुआ? 2025 में हुआ है। भारत और भूटान ने यह ऐतिहासिक समझौता वर्ष 2025 में किया। यह समझौता दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और अधिक मजबूत करेगा और भूटान के लिए पहला रेल कनेक्शन है। भूटान से जो हमारे ये पहला ही रेल कनेक्शन है। यह परियोजना भारत और भूटान संबंधों को एक युग में प्रवेश कराएगी। भूटान के लिए यह पहला रेल संपर्क है। ये भी आपको याद रखना है कि भूटान के साथ हमारा ये पहला रेल संपर्क है। हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किसके द्वारा रूस के मास्को में किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय जो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री है पाबित्रा मार्गेरिटा के द्वारा इसे किया गया है। किसका? पाबित्रा, जो हमारे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री है पाबित्रा मार्गेरिटा, उनके द्वारा इसे आयोजन किया गया है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा जो है हमारे मार्गेरिटा भारत के केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री हैं। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में बेस्ट ऑफ इंडिया मेला का उद्घाटन किया गया। इस मेले का उद्देश्य था भारतीय कपड़ा और जो हस्तशिल्प उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और भारत रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना, इसका उद्देश्य रहा। आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? मीन जो बेस्ट ऑफ इंडिया मेला है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मैंने आपको बताया अभी रूस के मॉस्को में किया गया था। इसी के बाद इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? हमारे जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पाबित्रा मार्गेरिटा, उन्होंने इसे का आयोजन किया। पाबित्रा मार्गेटे जो कि हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री है। बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो वो रहा है कि भारतीय जो कपड़ा है, भारतीय कपड़ा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा मिले, इसीलिए मॉस्को में, रूस के मॉस्को में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद पाबित्रा जो मार्गेरिटा किस राज्य से आते हैं? तो वो आते हैं असम से। कहां से? वो असम से बिलोंग करते हैं, वो असम से राज्य सभा सांसद रहे हैं। पाबित्रा मार्गेरिटा असम के राज्यसभा सांसद हैं और वर्तमान में भारत सरकार में कपड़ा राज्य मंत्री हैं। बेस्ट ऑफ इंडिया मेला से भारत किस देश के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करेगा? तो वो किसके साथ करेगा? रूस के, क्योंकि रूस के मॉस्को में ही तो आयोजन किया गया है, तो ये रूस के साथ करेगा। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला जो कि एस्ट्रोसैट ने हाल ही में अपने संचालन का कितने वर्षों का समय पूरा किया है? तो वो क्या है? 10 वर्षों का। कितना? 1 दशक उसने अपना पूरा कर लिया है। 10 वर्ष उसने पूरा किया है। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। एस्ट्रो जो सेट है उसे 2015 में लॉन्च किया गया था और 2025 में इसने अपने 1 दशक पूरे कर लिए हैं और इसे PSLV C30 से इसे लॉन्च किया गया था। किससे? PSLV 30 से। एस्ट्रोसैट को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे किया गया था 15 अगस्त 2014 में। कब? 15 अगस्त 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। सॉरी, 28 सितंबर 2015 में। 1 दशक पूरा किया ना 2025 में, तो 28 सितंबर 2015 में से लॉन्च किया गया था। 28 सितंबर 2015 को श्रीहरिकोटा से PSLV C30 से इसे लॉन्च किया गया था। किससे? PSLV C30 से इसे लॉन्च किया गया था। इसने अपना 1 दशक पूरा कर लिया। 2025 में 1 दशक इसका पूरा हो गया। एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो मैंने आपको बताया PSLV C30 से इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद चलते हैं, एस्ट्रोसैट किस प्रकार की वेधशाला है? तो ये खगोलीय वेधशाला है। कैसी? एक एस्ट्रोनॉमिकल वेधशाला है, खगोलीय वेधशाला है। भारत की पहली मल्टी वेव लेंथ, जो हमारी भारत की पहली मल्टी वेव लेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है जो ब्रह्मांडीय स्रोतों का अध्ययन करती है। तो ये हमारी पहली हुई मल्टी वेव लेंथ। एस्ट्रोसैट को किस एजेंसी ने विकसित किया था? तो इसे किसने विकसित किया था? ये किया था इसको इसरो ने। किसने? इसरो ने इसे स्थापित किया था। किसने? इसरो ने। एस्ट्रोसैट का निर्माण और संचालन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इसे
संचालित किया गया था। एस्ट्रोसैट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सिर्फ क्या करेगी कि केवल हमारी जो है ये खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम है। जो मल्टी वेवलेंथ है, मैंने आपको भी बताया, मल्टी वेवलेंथ खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम है, कैपेबल ऑफ मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन। ये इसका आंसर हुआ, मल्टी वेवलेंथ खगोलीय अवलोकन करने का में ये सक्षम है। किस किस के लिए कि जो ये एस्ट्रोसैट है विभिन्न तरंग दैर्ध्य जैसे कि हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हुई, एक्सरे हुई, ऑप्टिकल गामा रेज हुई में खगोलीय घटनाओं का अवलोकन कर सकती है। ये इसका काम होगा एस्ट्रोसैट का। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पीएसएलवी C-30 से इसे लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब किया गया था तो इसे किया गया था 28 सितंबर को, और 2015 में। कब 2015 में से लॉन्च किया गया था और 1 दशक इसने अपना पूरा कर लिया है। केरल सरकार ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो वो की है कौन सी, स्पाइस रूट पहल। कौन सी, स्पाइस रूट पहल शुरू की है केरल ने। स्पाइस से आप याद रख सकते हैं कि केरल किसके लिए फेमस है तो मसालों के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है। और इसे काली मिर्च के लिए भी काफी माना जाता है। काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है, तो इसे मसाला रूट के लिए से पहल मिली है। किसके लिए, मसाला रूट के लिए। देखते हैं, स्पाइस रूट पहल केरल के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्राचीन जो मसाला व्यापार मार्ग है उससे जुड़े बंदरगाहों को पुनर्जीवित करना है। मींस फिर से उन्हें शुरू करना है, जो बंद हो गए थे, जो प्राचीन काल में चलाए जाते थे, उन्हें फिर से शुरू किया जाए और अपने मसाले का उत्पादन बढ़ाया जाए। स्पाइस रूट पहल मुख्य रूप से कौन सी प्राचीन बंदरगाह है तो जो प्राचीन बंदरगाह है वो है मुजरिस। कौन सी है, मुजरिस एक बंदरगाह है जो कि प्राचीन बंदरगाह है। मुजरिस प्राचीन काल में 2000 वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय मसाला व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो ये कौन सा है, मुजरिस प्राचीन बंदरगाह। स्पाइस रूट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना। जो मसाले के पर्यटन थे या फिर जो सांस्कृतिक क्षेत्र थे उन्हें पुनर्जीवित करना, फिर से उन्हें इस व्यापार को शुरू करना। इसका लक्ष्य मसाला जो व्यापार से जुड़े देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। स्पाइस रूट पहल किन किन देशों से जुड़ा है तो वो एशिया से, यूरोप से और अफ्रीका के लगभग 30 देशों से जुड़ा हुआ है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका और 30 देशों से जुड़ा हुआ है। यह पहल 30 से अधिक देशों जिनमें एशिया हुआ, यूरोप हुआ और अफ्रीका शामिल है, इनका ये रूट है। प्राचीन समय में केरल किस मसाले के लिए सबसे प्रसिद्ध था तो वो था काली मिर्च के लिए। मैंने आपको बता दिया कि काली मिर्च के लिए काफी फेमस था प्राचीन काल में। यहाँ से काली मिर्च का भरपूर मात्रा में क्या किया जाता था, उसे विदेशों में भेजा जाता था। प्राचीन समय में केरल को जो ब्लैक पेपर कंट्री भी कहा जाता था, ब्लैक पेपर कंट्री भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की काली मिर्च की बहुत मांग थी। यहाँ पर काली मिर्च की बहुत ज्यादा मांग थी। आप जानते हो कि जितने भी यहाँ पर फ्रांसीसी आए या फिर जो डच आए या अंग्रेज आए वो पहले मसालों से ही प्रभावित होकर आए। जब आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे या फिर डच आए थे वो केरल के तट पर ही रुके थे, पहली फैक्ट्री भी वहीं पर लगाई गई थी। तो ये सब यहाँ पे मसाले से आकर्षित होकर ही आए थे। इसके बाद इन्होंने भारत पर अपना प्रसार फैलाना शुरू कर दिया। स्पाइस रूट पहल का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया तो वो क्या गया है, केरल पर्यटन विभाग द्वारा। किसका, केरल पर्यटन विभाग द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसे केरल पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, स्पाइस रूट पहल किस प्रकार की धरोहर और पुनर्जीवित करती है तो वो किसको धरोहर करती है, जो हमारे सांस्कृतिक और समुद्री रूट थे उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने की एक पहल है। यह पहल समुद्री व्यापार से जुड़ी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करती है। प्राचीन मसाला मार्ग किन किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था तो किसके लिए था, वो था मसालों के लिए। किसके लिए, मसालों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। प्राचीन मसाला मार्ग मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पाइस रूट पहल किस क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ होगा तो वो होगा पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में। सबसे ज्यादा मसालों का जो व्यापार होगा और पर्यटन होगा उसी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उसका उद्देश्य होगा बढ़ावा करना। स्पाइस रूट पहल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का मुख्य कारण क्या है तो वो है जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या है, हमारे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसका मुख्य कारण है
किसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है हमारा 30 सितंबर को। किस दिन बनाया जाता है? तो ये हमारा 30 सितंबर को बनाया जाता है। कब? 30 सितंबर को। हर साल 30 सितंबर को अनुवादकों और अनुवाद कार्य को महत्वता को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सेंट जेरोम के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किसका? सेंट जेरोम। इसी के साथ में यह दिवस सेंट जेरोम के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने बाइबिल का लैटिन भाषा में अनुवादन किया था। किसने? सेंट जेरोम ने। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम क्या थी? तो उनकी थीम थी ब्रिजिंग कल्चर्स और कनेक्टिंग वर्ल्ड्स। ब्रिजिंग कल्चर और कनेक्टिंग वर्ल्ड्स इनकी थीम थी। संस्कृतियों को जोड़ना और दुनिया को मिलाना इनकी एक थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया जाता है? तो वो यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। यूनियन असेंबली जो है उसके द्वारा इसे, यूनियन असेंबली ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहली बार जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ जो वर्ल्ड क्लासिकल तमिल कॉन्फ्रेंस किस शहर में हो रही है? तो वो हो रही है चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में आयोजित की जा रही है। चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व शास्त्रीय तमिल सम्मेलन वर्ल्ड क्लासिकल तमिल कॉन्फ्रेंस पहली बार चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि जो तमिल भाषा है उसके प्राचीन साहित्य को वैश्विक पहचान देना और उसके संरक्षण या फिर संवर्धन को बढ़ावा देना। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है और इसे भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमिल भाषा की समृद्ध विरासत और संगम साहित्य की महत्वता को रेखांकित करता है, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में पुडुचेरी में रेबीज निगरानी को मजबूत करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो वो क्या गया? रैबी ट्रैक। कौन सा? रैबी ट्रैक, रेबीज ट्रैक रिवर ऐप लॉन्च किया गया है। ये कहां पर? पुडुचेरी में किया गया। ऐप का नाम क्या है? रैबी ट्रैक, जो कि रैबिज ट्रैक रिवर ऐप है और रैबिज की निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए इसे बनाया गया है, जो कि इंसानों और जानवरों में जो रैबिज होते हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके, उसका जल्दी से जल्दी इलाज किया जा सके, इसलिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है। जुड़ा मामलों को ट्रैक और रिकॉर्ड करना, समय पर टीकाकरण करना, उपचार सुनिश्चित करना, रेबीज उन्मूलन हेतु भारत की 2030 तक की जो प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। यह ऐप एक डिजिटल हेल्थ टूल जो वन हेल्थ अप्रोच को आगे बढ़ाता है, यानी मनुष्य और पशु स्वास्थ्य दोनों की निगरानी करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो क्या गया है? सहज समुद्र मैसूर को ये दिया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि 31वां पुरस्कार था, सहज समुद्र मैसूर को दिया गया है। पर्यावरण क्यों दिया गया है इन्हें? पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो क्या जाता है? MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। हाल ही में ICC और यूनिसेफ ने किस नाम से बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त अभियान शुरू किया है? तो वो क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन नाम से ये अभियान शुरू किया है। प्रॉमिस चिल्ड्रन से ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ, जो कि अभियान का नाम है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर खेलों को विशेषकर क्रिकेट के मंच का उपयोग का जागरूकता फैलाना, ये सुनिश्चित करना कि बच्चों को समान अवसर, पोषण और शिक्षा मिले, इसका महत्व है। इस कौन सा है? तो ये है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, लॉन्च किया गया है, अभियान चलाया गया है। हाल ही में इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने किस युद्ध में 107वीं वर्षगांठ मनाई है? तो 107वीं वर्षगांठ बनाई है हाइफा युद्ध। कौन सा? हाइफा युद्ध के लिए 107वीं वर्षगांठ बनाई गई है। हाइफा युद्ध 23 सितंबर 1918 में, कब? 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ा गया था। इसमें भारतीय सैनिक, विशेषकर जो कि जोधपुर के थे, मैसूर के या फिर हैदराबाद के जो लोसर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने घुड़सवार, आक्रमण
कर इजराइल के हाइफा शहर को ओटोमन तुर्क और जर्मन सेना से मुक्त कराया था। इस युद्ध के इतिहास की सबसे सफल घुड़सवार लड़ाइयों में से गिना जाता है। आज भी हाइफा, जो कि इजराइल में भारतीय सैनिक की स्मृति में एक स्मारक है और वहां भारतीय ध्वज फहराया जाता है। 2025 में युद्ध की 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर ये सारी करंट अफेयर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगी हुई आपके लिए बेनिफिशियल है तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आप मेरी सभी इसी तरह की करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।